नमस्कार, मैं हूं मनोज्ञा लोईवाल। स्वागत है आपका नाश्ते पर नेताजी। मुख्तार अब्बास नकवी, पूर्व केंद्रीय मंत्री, कद्दावर प्रवक्ता और न जाने क्या क्या मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि आपके इतने पद और कद रहे हैं कि संक्षेप में बताना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। तो 3 से 4 दशक की राजनीति हो चुकी है, क्या बदला है और आज क्या है नाश्ते पर? नाश्ते पे तो बिल्कुल देसी चीज़ें हैं। आपको इडली भी मिलेगी, आपको जो है वो पूड़ी, देखिए पूड़ी है एकदम, इसके पूड़ी में भी जो है वो मेथी भी है, इसके अंदर अजवाइन भी है और बढ़िया, उसके अलावा आलू की सब्ज़ी है। यही है, नाश्ता करते भी हैं सुबह हम लोग। नाश्ते में मैं देख रही हूँ मिर्ची बहुत रखी है। मिर्ची तो अपनी जगह पर है, एक बहुत स्पेशल मिर्च है। आपको ये जो है वो कहीं नहीं मिलती, केरल में मिलती है। ये जो है, जो काली मिर्च होती है ना, उसकी पेड़ की ओरिजिनल ग्रीन मिर्च है ये फिर उसके बाद इसको जो है प्रिजर्व करने के लिए छोटा अचार टाइप बना लेते। लीजिए, आप भी खाइएगा तो आपको भी अच्छा लगेगा। मैं तो खाता ही हूँ इसको। केरल की बात की तो मैं वहीं से शुरुआत करती हूँ। केरल में खाता खुलेगा इस बार बीजेपी का कि 400 पार कह रहे हैं? हवाई बयानबाजी लग रही है। अभी मैं केरल से 1 हफ्ते पहले ही होकर आया हूँ। आज जो केरल के लोगों का भी जो मूड और माहौल है वो मोदी मोदी दिखाई पड़ता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने जो तुष्टीकरण के छल को समावेशी सशक्तिकरण के बल से जिस तरह से ध्वस्त करके आखिरी पायदान पे खड़े हुए व्यक्ति की आंखों में खुशी और ज़िंदगी में खुशहाली का माहौल बनाया है, वो केरल का हर व्यक्ति इस बात को महसूस कर रहा है और उसको लगता है कि बहुत हो गया। सांप्रदायिकता के नाम पर वोटिंग हो गई, कभी कम्युनलिज्म के नाम पे हो गई, कभी कम्युनिस्ट बन के वोट कर दिया, कभी कांग्रेसी बन के वोट कर दिया। लेकिन जो है वो ऑनेस्टी के साथ जो विकास की इबारत लिखी है वो जो है वो नरेंद्र मोदी जी ने लिखी। एक और बहुत बड़ा परिवर्तन दिखा मुझे कि जो वहाँ मुस्लिम बहुत हैं, क्रिश्चियन भी बहुत हैं वहाँ पे, जो भाजपा हराओ का एक रिवाज था वो मोदी जिताओ मिजाज में बदला है। मैं इसलिए कह रहा हूँ भाजपा हराओ जो रिवाज था वो मोदी जिताओ मिजाज में बदला है, क्योंकि मैं उन तमाम जगहों पे गया जहाँ बीजेपी का खाता तो बहुत दूर की बात है, बूथ नहीं हुआ करते थे। केरल में भाजपा के कार्यकर्ता अगर हैं भी, मेरा तो पहला क्वेश्चन मार्क है, अगर हैं भी तो उनको कई बार बूथ तक पहुंचने में दिक्कत होती थी। देखिए, हैं भी तो मतलब ये हैं। मुझे याद है मैं जब यूथ विंग में ऑफिस बेरर था तो केरल के बहुत दौरे करता था। उस वक्त जो है वो जो भी केरल में मीटिंगें होती थीं, जो भी उस समय जो है वो कार्यक्रम होते थे, उसमें हज़ारों की तादाद में लोग आते थे। तो केरल के जो लोग मंच पे होते थे या हम लोग खाने पीने में बैठते थे, कहते थे भैया ये बताओ, इतनी बड़ी बड़ी मीटिंगें आपकी होती हैं लेकिन वोट क्यों नहीं मिलता? तो सब लोग बहुत मजाक में कहते थे ये जितनी भीड़ आपने देख रहे हैं यही हमारी सभा में भी आए और यही हमें वोट दे देंगे 4-5 हज़ार लोग, अभी हमारा वोट बढ़ नहीं रहा है। उसके बाद धीरे धीरे वहाँ पर लोगों ने बहुत मेहनत की, बहुत संघर्ष किया, बहुत कुर्बानियाँ दी, बहुत कार्यकर्ता वहाँ मारे गए। तो अब जो है वो वहाँ पर ज़मीन काफ़ी अच्छी दिखाई पड़ती है, जैसे और देशों में, देश के हिस्सों में है वहाँ पर भी, क्योंकि वहाँ बिल्कुल डिफरेंट विपरीत परिस्थितियाँ हैं वहाँ की। ये जो कहा जाता है कि मुसलमानों के प्रति मोदी सरकार का रवैया अलग है, कितना अलग है? देखिए, एक बात आइए, मैं एक बात आप बहुत स्पष्ट कहना चाहूँगा कि 10 सालों में मोदी जी ने विकास के मामले में कोई कमी तो की नहीं मुसलमानों के साथ या किसी के साथ भी। तो जब विकास में कमी नहीं तो वोटों में कंजूसी क्यों? ये बात आज लोगों के दिमाग में है, घर कर गई है कि भाई 10 सालों में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ डेवलपमेंट में या किसी उसमें, तो हम जो है वो क्यों नई अपनी अपनी डबली अपनी राग अलापते रहें। विपक्ष कहता है एक केंद्रीय मंत्री नहीं रहते हैं, उम्मीदवारों को टिकट नहीं दी जाती है, नाम देखकर नाम कट जाता है उम्मीदवार की लिस्ट से। अच्छा, एक बात बताइए आप कि अगर इन 75 सालों का आप एक सियासी सफ़र देखिए तो थोक के हिसाब से
पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, स्पेशली जो सो कॉल्ड सीडो सेकुलर पार्टीज़ हैं, छद्म धर्मनिरपेक्षता वाले लोग हैं, जो कि रूम में टोपी और ओट पे तिलक के बहुत बड़े से सूरमा हैं, उन्होंने थोक के हिसाब से वोट टिकट दिए, असेंबलीज़ में भी, पार्लियामेंट में भी। लेकिन जो है उनका विकास फुटकर में भी नहीं किया। टिकट दे करके आप सिंबॉलिज्म कर सकते हैं, आप जो है वो एक सिंबॉलिज्म के साथ हमने इतने टिकट दिए, अरे भाई टिकट दे दिया तो टिकट जो है वो, अगर आप कहते हो 17 करोड़ 18 करोड़ लोग हैं आज, और आज जो है उनमें से जो है वो 60% 70% गरीबी रेखा के नीचे हैं, अशिक्षा जो है वो पूरी तरह से चारों तरफ दिखाई पड़ रही है, उनके अंदर रोज़गार के अवसर उनको नहीं ठीक से मिल पाए, तो मोदी जी ने वो आकर के ख़त्म किया वो जो इस तरह का एक माहौल था। गरीबी और बेरोजगारी मुद्दा है कि नहीं है? युवाओं को नौकरियां नहीं मिल रही हैं, विपक्ष इसे बहुत बड़ा मुद्दा बना। देखिए एक बात बताइए आप, गरीबी बेरोजगारी मोदी जी ने आने के बाद तो नहीं की ना। मोदी जी ने, जब मोदी जी को ये विरासत मिली तो वो विरासत जो है वो नाकामियों की विरासत थी, पॉलिसी पैरालिसिस की विरासत थी, और जिस तरह का एक आर्थिक ताना बाना था वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका था। उसके बाद अगर आप देखें तो ये जो बदलाव है, ये इस बदलाव का फ़ायदा जो है समाज के सभी वर्गों को है। लेकिन ये मैं कहूँ कि नौकरी, जब कभी कभी नौकरी की बात आती है, सिर्फ सरकारी नौकरी की बात आती है, सरकारी नौकरी का खाली नहीं, रोज़गार और रोज़गार के अवसर कितने उपलब्ध हुए। अगर देश की आर्थिक ताना बाना मजबूत हो रहा है, देश में जो है वो प्रोडक्शन बढ़ रहा है, देश में जो है वो सारे के सारे जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में जो है वो, अब आज जो है तमाम मोबाइल जो हैं वो हिंदुस्तान में बन रहे हैं, सारे जो है वो डिफेंस के मैक्सिमम डिफेंस के प्रोडक्शन जो है वो हिंदुस्तान में होने लगे। उसके अलावा जो दुनिया की सारी कारें हैं वो यहाँ पर ऐसे बनाई जा रही हैं, बन रही हैं। तो इनमें रोज़गार मिल रहा है ना, ये सरकारी नहीं है लेकिन रोज़गार मिल रहा है। उसके अलावा भी और भी बहुत से हैं, एक ये तो लंबी एक श्रृंखला है, लेकिन इतना मैं कहूँगा कि अभी भी बहुत काम करने की ज़रूरत है। इसलिए जो है वो 10 साल में जो है वो, एक तो उन्होंने सफाई की, एक कूड़ा पूरा उस मतलब उस दौरे तरक्की के अंदाज निराले थे, चौतरफा करप्शन था, हर ओर घोटाले थे, तो उसको पहले तो उन्होंने करेक्ट किया। उसके बाद उसको करेक्ट, देखिए उन्होंने विरासत पे सियासत नहीं की कि हमें बड़ी बिखरी हुई टूटी हुई विरासत मिली। जो देश जो है वो फ्रेजाइल इकोनॉमी के तौर से देखा जाता था, लकवाग्रस्त इकोनॉमी के तौर से देखा जाता था, आज वो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के तौर से दुनिया उसे देख रही है। तो जब आपको इतना भरोसा है अब की बार 400 पार, तो फिर राह चलते हर व्यक्ति को, छोटा बड़ा, आधे विधायक के पार्टी को भी आप बीजेपी में शामिल कर ले रहे हैं। अगर भरोसा है तो फिर ये डेस्परेशन क्यों? देखिए मैं एक बात बताऊं आपको कि लोग भूल जाते हैं, 2014 में नरेंद्र मोदी जी को पूर्ण बहुमत और प्रचंड बहुमत मिला था। किसी भी एलाइज की या किसी भी सहयोगी की ज़रूरत उनको नहीं थी। वो चाहते तो अकेले सरकार बनाते। अगर कांग्रेस को इतना बहुमत मिलता तो कांग्रेस अपने सहयोगियों को चिमटे से भी नहीं छूती, कहती भाई बाय, गुड बाय कर देती। लेकिन मोदी जी ने उसके बावजूद भी उस वक्त जितने हमारे सहयोगी थे उन सहयोगियों को साथ लेकर के सरकार बनाई। और फिर आपको मालूम होगा कि फिर 2019 में 303 सीटें मिल गई। 303 सीट मिलने के बाद भी जो हमारे सहयोगी थी उनको मिलकर के हमने सरकार बनाई भी और चलाई भी। इसलिए जो है वो अलायंस एक या गठबंधन जो है वो ज़रूरत नहीं है, बल्कि आज एक हकीकत है। आज गठबंधन का युग चल रहा है और इस गठबंधन की विश्वसनीयता को अटल जी ने जो है वो स्थापित किया था, ये बात सही है। उसके बाद गठबंधन की इनकी जो सरकारें बनी वो तो रोटेशन की सरकार रही। ऐसा हुआ कि साहब एक महीने कोई प्रधानमंत्री, दूसरे महीने कोई प्रधानमंत्री, तीसरे महीने कोई प्रधानमंत्री, कोई रिमोट का प्रधानमंत्री दिखा, कोई रोटेशन का प्रधानमंत्री दिखा, कोई रिमोट का प्रधानमंत्री। लेकिन ये जो मोदी जी ने गठबंधन के साथ सरकार सफलता के साथ भी और साथ ही साथ जो है वो बहुत ही सुशासन के झंडे को गाड़ते हुए चले। विपक्ष कहता है कि खुद बीजेपी के सारे मंत्री रिमोट से चलते हैं, रिमोट एक ही जगह रहता है।
देखिए, एक बहुत अच्छा शेर है, लिहाज आँख का रिश्तों का डर नहीं होता जब एक शख्स के हाथों में घर नहीं होता। तो मोदी जी का जो पहले की सरकार थी, क्या होता था कि कैबिनेट का डिसीज़न कहीं होता था, उस पर जो है वो उसके अप्रूवल की मुहर कहीं सुपर कैबिनेट से लगती थी, और उसके बाद उसको रिजेक्ट और एक्सेप्ट करने का काम भी जो है कहीं और से होता था। आज ऐसा नहीं है। आज जो है वो जो भी मंत्रिमंडल में, मैं तो मोदी जी के भी मंत्रिमंडल में था, इससे पहले अटल जी के भी मंत्रिमंडल में था, मैं आपको बताऊं जितना ज़्यादा वो मोदी जी जो है वो एक एक इशू को एक एक मिनिस्टर से सुनना चाहते हैं, सुनते हैं, और अगर कोई इशू जो है वो इवन कैबिनेट में भी कोई इशू पास होने वाला है और कोई उसके बारे में तर्कों और तथ्यों के साथ कहता है तो उसको वो डिफ़र करते हैं, उसको कहते हैं बाद में करेंगे, इसको पूरा इसका अध्ययन होना चाहिए। ये चीज़ अंदर की कैबिनेट की चीज़ तो बात अंदर नहीं बताया जा सकती, लेकिन इतना ज़रूर जो लोग ये कहते हैं कि साहब वो तानाशाह है, वो तो एक आपने कहा ना रिमोट, और वो ऐसा नहीं है। विपक्ष कहता है, मैं नहीं कह रही हूँ आपकी बात नहीं, मतलब मैं विपक्ष की बात कर रहा हूँ, तो उन्हें तो अंदाज़ा ही नहीं है इस बात का। भाई देखिए, नरेंद्र मोदी जी परिवार के पालने से तो पैदा नहीं हुए, उनके परिश्रम और उनकी तपस्या की ताकत और परिश्रम का परिणाम है कि आज जो है वो बिना कांग्रेस के रिमोट और रिबोट के 10 सालों तक ये सरकार चली। इससे पहले सरकार जो है जो भी रही है गठबंधन की, या तो कांग्रेस के रिमोट से चली है, या रिमोट रहा है उनका, और या उनका सपोर्ट रहा है। ये पहली सरकार है जो बिना कांग्रेस के रिमोट और रिमोट और सपोर्ट के चल रही है। तो मुझे ये बताइए कि क्या लालू प्रसाद यादव जी ने आपको इस चुनाव का नैरेटिव दे दिया है, मोदी का परिवार? इसके पहले था मैं भी चौकीदार। देखिए, एक बात आई कि अगर ये गठबंधन के, क्योंकि हमने तो शुरू से हम जानते हैं ये बात कि इस गठबंधन की गठरी में जितने छेद हैं उससे ज़्यादा उनके महत्वाकांक्षी मतभेद हैं। अब ख़ानदान एक, ख्वाहिशें अनेक, ख़ानदान अनेक, ख्वाहिशें एक हैं। सबकी ख्वाहिश है कि हम जो है वो सत्ता के सिंहासन पे चलें। तो इस सत्ता के सिंहासन का जो संग्राम चल रहा है उसमें खुद ये कुल्हाड़ी लेके घूम रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं। इनकी जो कुनबे की कुल्हाड़ी है वो अपने पैर पे खुद मारते हैं ये। जब फिर दिक्कत क्या है, जब इतना भरोसा है कि चलिए हम तो जीत के आ रहे हैं, तो फिर एलपीजी के दाम कम करना, 100 रुपया कम कर देना, कभी गैस के दाम या फिर फ्यूल के दाम, चुनाव के पहले क्यों याद आता है कि गरीब आदमी को बेनिफिट देना चाहिए? मैं जो मोदी जी का काम करने का तरीका जानता हूँ, वो इस तरह के सिंबॉलिज्म करते नहीं हैं कि हम चुनाव आ रहा है तो ऐसा करो। ये एक अनवरत प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है सरकार का। और सरकार ही नहीं बल्कि क्या है कि इसमें जो कंपनीज़ हैं, कंपनीज समय समय पर आकलन करती हैं, आकलन करने के साथ साथ जो है वो फ्यूल के दाम क्या, पेट्रोल के, डीजल के, एलपीजी के, इन दामों के बारे में वो आकलन करके बताती हैं या करती हैं। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि उसको चुनाव के नज़र से या नज़रिए से देखना चाहिए। तो क्या एक सवाल और करना चाहूँगी कि क्या हम ये माने कि मोदी सरकार में जो विपक्ष आरोप लगाता है कि मुसलमानों के प्रति रवैया हमेशा ऐसा रहा है जो कि सेक्युलर नहीं है, निरपेक्ष निष्पेक्ष नहीं है, और दूसरा कि जिस तरह से पुलिस वालों ने नमाज के समय सड़क पर लात मारी या परेशान किया लोगों को, उसको कैसे देखें? देखिए, एक बात है आपको, नरेंद्र मोदी जी जो हमारी संवैधानिक पंथ निरपेक्षता है उसके बहुत मजबूत ध्वजवाहक है, और नरेंद्र मोदी जी की संवैधानिक पंथ निरपेक्षता की प्रतिबद्धता नेहरू साहब और इंदिरा गांधी जी से ज़्यादा है, एक चीज़। दूसरी चीज़, ये कुछ घटनाएं इस तरह की आइसोलेटेड घटनाएं ज़रूर दिखाई पड़ती हैं, क्योंकि आपको ये देखना होगा कि इन 10 सालों में जो सांप्रदायिक वोटों की ठेकेदारी थी उसको समावेशी विकास की हिस्सेदारी से नरेंद्र मोदी जी ने ध्वस्त किया है। अब आपने कहा जैसे कि नमाज वाली घटना, उस पर कुछ एक पुलिस, देखिए मुझे भी उस पर बहुत टैग किया लोगों ने कि तुम तो कहते हो ये जन्नत है देश मुसलमानों के लिए। हमने कहा यस, जन्नत था, जन्नत है, जन्नत रहेगा। कुछ लोगों के जुर्म और जुल्म की वजह से जन्नत ज़ख्मी नहीं हो सकती, लेकिन क्या है कि दोनों चीज़ देखनी होगी। आपको जो है वो रोड पर नमाज़ पढ़ना जायज़ है क्या? उन तमाम लोगों से आप जो आलिम हैं, उलमा हैं, उनसे ज़रा पूछ लीजिए आप, नहीं है। लेकिन जिस तरह का व्यवहार उस पुलिस के किसी एक व्यक्ति या 2 व्यक्तियों ने किया होगा वो भी ठीक नहीं था।
ऐसा नहीं है कि एक तरफा, मतलब एक तरफा जो है वो गलतियां हैं, गलती दोनों तरफ से थी, लेकिन क्योंकि एक वो जिम्मेदार पद पे कोई व्यक्ति है तो उसको जो है वो समझदारी के साथ और समझा करके इस इशू को वो करना चाहिए था। रोड पे मैं मानता हूँ कि बिल्कुल गलत है, रोड पे नमाज नहीं होनी चाहिए। रोड पे जो है वो आपका मस्जिदें हैं, धार्मिक स्थल हैं, कहीं पे पढ़िए आप, 6 लाख से ज़्यादा मस्जिदें हैं देश में हमारे। मुख्तार अब्बास नकवी के अंदाज में इस बार के चुनाव को कैसे बयां करेंगे? देखिए, मैं मानता हूँ कि शायरी के साथ ऐसे नहीं, मैं मानता हूँ, नहीं मानता, मैं नहीं मानता। देखिए, कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे में ढल गए और कुछ लोग हैं जो वक्त के सांचे बदल गए। तो नरेंद्र मोदी जी जो है वक्त के उस सांचे को बदलने जा रहे हैं जो कि 10 सालों तक उन्होंने बिना कांग्रेस के सपोर्ट और रिमोट के सरकार को सफलता के साथ और देश की धाक धमक को मजबूत करने के साथ करा, और जो लोग देश की धाक धमक को धूमिल करने की धूर्तापूर्ण धुन कर रहे थे उनको धूसरित करते हुए किया। तो आने तीसरे कार्यकाल में प्रवेश कर चुके हैं। शायरी अब कर सितारों के आगे जहां और भी है, अभी वक्त के इम्तहान में भी, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी जो कुछ किया है उसके बाद और आगे करना है। देखिए, क्या करना है ये तो जनता फैसला लेगी, लेकिन फिलहाल ये बता दूं कि ये जो केरल की मिर्च थी ये उतनी ही मसालेदार है जितनी इस समय भारत की राजनीति। कैमरा पर्सन सुनील कुमार और मनोज अधिकारी के साथ मुझे मनोज्ञा लोईवाल को दीजिए इजाजत। खबरों का सिलसिला एबीपी न्यूज पर जारी है।